मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज बीजगणित पे मेरा 12वां लेक्चर है। पिछला वीडियो जो ही छात्र नहीं देखे होंगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो को एक क्रम से देखिए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। और जब भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, यदि स्पष्ट दिखाई न दे तो यहाँ 3 डॉट है, वहाँ से वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग सीखे हुए हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजीय विधि। हम लोग देखें कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का 5 गो बीजीय विधि है, 5 गो बीजगणितीय विधि है। नहीं, पहला विधि था आपका तुलनात्मक विधि, दूसरा विधि था प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विधि था लुप्तीकरण विधि, चौथा विधि था वज्रगुणन विधि और 5वां विधि था अनुपात निर्णय विधि। तो 4 विधियों को हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। अब 5वां विधि देखना है, अनुपात निर्णय विधि, अर्थात रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। नहीं तो चलिए पुनः उसी क्वेश्चन को लिखते हैं और अनुपात निर्णय विधि से इसको बना रहे हैं। इस विधि को भी आप सीखिए, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपका था, पहले तो लिखते हैं अनुपात निर्णय विधि। इसी विधि से क्वेश्चन आज करना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन था आपका 3x + 4y = 10, ax - y बराबर कितना 1। यह आपका पहला समीकरण और यह आपका दूसरा समीकरण। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए, अनुपात निर्णय विधि आपका लुप्तीकरण विधि का ही एक रूप है। अंतर बस इतना है लुप्तीकरण विधि से इसका, लुप्तीकरण विधि में हम किसी एक चर को लुप्त करते हैं और यहाँ पे हम अचर को लुप्त करते हैं। यानी लुप्तीकरण विधि में हम चर को काटते हैं, जबकि यहाँ पे हम अचर को काटते हैं। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 में अचर राशि क्या है, अचर पद क्या है 10, और समीकरण 2 में अचर पद क्या है 1। तो इन दोनों अचर पद को काटने के लिए पहले तो दोनों समीकरणों में मान बराबर करना होगा, क्योंकि बराबर नहीं है। आज जब बराबर होगा तो जोड़ने या घटाने पर कट जाएगा। एक बार और सुन लीजिए, अनुपात निर्णय विधि आपका लुप्तीकरण विधि का ही एक रूप है। अंतर बस इतना है, लुप्तीकरण विधि में हम किसी एक चर को लुप्त करते हैं, काटते हैं, जबकि यहाँ पे हम अचर को काटते हैं। चलिए तो शुरू कर रहे हैं। पहला समीकरण में अचर राशि 10 है और दूसरा समीकरण में अचर राशि 1 है। तो पहले बराबर करेंगे ना, ध्यान दीजिएगा। तो इस 10 से यदि हम इसमें गुणा कर दें तो 10 × 10, यह भी 10 हो जाएगा ना। माने दोनों समीकरणों में अचर राशि बराबर हो जाएगा, और जब बराबर हो जाएगा तो जोड़ने या घटाने पर कट जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। समीकरण 1 और 2 से, चलिए तो पहले का समीकरण तो जो कहते हैं 3x + 4y = 10। अब 10 का गुणा इस सबके साथ होगा। नहीं, 10 × x आपका जी 10x माइनस 10 × y जी 10y बराबर 10 एकम क्या हो गया 10। कोई दिक्कत? अब यह भी 10 प्लस में, ध्यान दीजिएगा। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस छिपा है ना, इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं है, प्लस छिपा है। यह भी 10 प्लस में, यह भी 10 प्लस में। कटेगा तो जब एक प्लस हो दूसरा माइनस हो। तो चिन्ह को बदलने के लिए हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घटाने पर, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ प्लस छिपा है, माइनस, माइनस है तो प्लस, आप प्लस छिपा है तो माइनस। घटाते हैं, नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है। देखिए 10 + 10 माइनस क्या हुआ जी, कट गया। अब 3x में से 10 घटेगा तो -7x, 3x में से 10x घटेगा -7x। अब इसका चिन्ह प्लस हो गया जी, या नीचे वाला चिन्ह इसका चिन्ह होता है, या नीचे वाला चिन्ह ही इसका चिन्ह होता है। तो 10y प्लस में है तो 10y या 4y 14y बराबर कितना जी, इधर कट गया तो 0। कोई दिक्कत? चलिए 14y बराबर 7x माइनस में उधर गया जी प्लस में। नहीं, 7 काट दे रहे हैं, और 7 दूना क्या होता है जी 14। 2y बराबर क्या आया जी x। अब ध्यान दीजिएगा, इस विधि में क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे हम दोनों चरों का अनुपातिक मान निकालते हैं।
यहाँ पे अब क्या करेंगे, अनुपात निर्णय विधि में दोनों चरों का हम आनुपातिक मान निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम x बट्टा बराबर y बट्टा लिख लेते हैं। अब x के गुणांक को y के नीचे और y के गुणांक को x के नीचे लिखते हैं, ठीक ना। तो y का गुणांक क्या है जी 2, तो y का गुणांक 2 है तो x के नीचे लिखेंगे। x का गुणांक क्या छिपा है जी 1 छिपा है ना, x का गुणांक 1 छिपा है तो x के गुणांक को y के नीचे लिखेंगे। फिर तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, इतना ही मिलेगा। 2 गुणे y बराबर 2y बराबर x, एक हम x मिल जाएगा। नहीं, यहाँ पे तो एक हम सुविधा के लिए लिखे थे। क्या कर रहे हैं यहाँ से जी, चरों का हम आनुपातिक मान निकाल रहे हैं, ठीक ना। अब इसको मान लेते हैं k माना, ठीक है। अब एक बार इसको और k को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ax बटा 2 बराबर k, इसको और k को लेंगे तो x का आनुपातिक मान मिल जाएगा, ठीक है। तो बटा के नीचे एक तो लिखिए सकते हैं आप, ax एकम ax बराबर 2k, x का मान 2k मिला ना, ये कैलकुलेशन करना नहीं, हम समझा रहे थे। अब एक बार इसको और k को लीजिएगा तो ax का मान क्या मिल गया 2k, x का आनुपातिक मान क्या मिला 2k, ठीक है। और फिर इसको और इसको लीजिएगा एक बार, y बटा 1 बराबर k, तो y का मान k ना आ गया हो, y का मान k आ गया, तो y का मान क्या मिला जी k। कोई दिक्कत? हमने क्या किया जी, अनुपात निर्णय विधि में हम अचर को लुप्त करते हैं, अचर को काटते हैं, ठीक ना। तो अचर राशि समीकरण 1 में 10 था, यहाँ पे 1 था, बराबर होगा दोनों समीकरणों में मान, तब न कटेगा। तो दोनों अचर राशि को बराबर करने के लिए समीकरण 2 में 10 से गुणा करना पड़ा, समीकरण 1 और 2 से। ये अभी प्लस में, ये अभी प्लस में, घटाए हम, घटाने पर घटाते हैं तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है। तो 10 प्लस 10 माइनस कट गया, 3x में से 10x घटा माइनस 7x, 10y प्लस 4y प्लस 14y बराबर इधर कुछ नहीं बचा 0। 14y जो कहते हो, 7x माइनस में उधर गया प्लस में, 7 कट गया 2 7 14, 2y बराबर x। x का गुणांक यहाँ क्या छिपा है 1। अब यहाँ से क्या करते हैं, दोनों चरों का आनुपातिक मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं पुनः समझिए, पुनः समझिएगा कैसे निकालते हैं। तो x बटा बराबर y बटा कर लीजिए। अब y के गुणांक को x के नीचे लिखना है, x के गुणांक को y के नीचे लिखना है। तो y का गुणांक 2 है तो x के नीचे, x का गुणांक 1 है तो y के नीचे, फिर तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा, ऊपर वाला चीज ही मिल जाएगा। अब इस अनुपात को हम मान लेते हैं k माना। अब एक बार इसको k के बराबर करेंगे तो x का मान क्या आएगा 2k, इसलिए x बराबर 2k। इसको एक बार k के बराबर करेंगे तो y का मान आएगा k, यानी x का आनुपातिक मान मिला 2k और y का आनुपातिक मान मिला k। अब इस दोनों मान को x y का जो आनुपातिक मान मिला है, इसको किसी भी समीकरण में रखते हैं तो अनुपात का जो अचर राशि है, अनुपात का जो अचर राशि है वह ज्ञात हो जाता है, अर्थात k ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब x का मान 2k पाए हैं, y का मान k पाए हैं, किसी भी समीकरण में रखेंगे तो किस में रखना ज़्यादा आसान होगा जी, समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण 2 मेरा छोटा है। चलिए समीकरण 2 से ax माइनस वाई बराबर क्या है 1 है। x का मान क्या मिला है जी, x का आनुपातिक मान मिला है 2k, माइनस y का आनुपातिक मान मिला है k। चलिए अब यहाँ से अनुपात का जो अचर राशि यानी k है उसका मान निकल जाएगा, ठीक ना। तो 2k में से k घटेगा, k बराबर 1, k का मान 1 आ गया। अब k का मान यहाँ रख दीजिए तो x y का मान मिल जाएगा, इसलिए x का मान क्या है जी 2k। तो 2 गुणे k का मान 1, 2 एकम 2, 2 गुणे k तब ना 2k हुआ है। तो 2 गुणे k का मान कितना 1, 2 एकम 2। y का मान क्या है जी, y का मान k है और k का मान कितना है जी 1। तो यही आपका आंसर हुआ। x का मान 2 मिला, y का मान 1 मिला। तो हम लोग पांचों विधियों को सीख चुके, ठीक ना।
लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन बनाने के लिए हमेशा जनरली लुप्तीकरण विधि का ही फॉलो करते हैं, ठीक ना। बनाने के लिए हमेशा लुप्तीकरण विधि का ही फॉलो किया जाता है। हमने पिछला क्लास में भी बताया कि 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, छोटा सा 2 समीकरण, छोटा सा समीकरण दे देगा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दे देगा, 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और कहेगा इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें, या कहेगा इसको वज्र गुणन विधि से हल करें। तो जिस विधि से कहेगा उसी विधि से हल कीजिएगा। 5 विधियों को हमने सिखा दिया है, और यह भी बताया कि सिलेबस में मुख्य रूप से 3 ही विधि पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि और वज्र गुणन विधि। लेकिन विधि 5 है तो 5 विधि हम आपको बता दिए, ठीक ना। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.2 देख चुके हैं। अब शुरू किया जाएगा प्रश्नावली 3.3, एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3। ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रश्नावली 3.3। अब इसी चैप्टर को हम लोग देखेंगे। चलिए, तो प्रश्नावली 3.3 में कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रश्नावली 3.4 में कहता है लुप्तीकरण विधि से हल कीजिए, और प्रश्नावली 3.5 में कहता है वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। और सभी विधियों को हम सीखे हैं, और अभी आपको बताए हैं कि अब इसके बाद हम हमेशा लुप्तीकरण विधि का ही फॉलो करेंगे, ठीक ना। एग्जाम में जब आएगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में एक छोटा सा क्वेश्चन दे देगा और कहेगा प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, यानी जिस विधि से कहेगा आप उसी विधि से बनाइएगा। हमने सभी विधियों को बता दिया है, ठीक ना। तो चलिए, हमेशा आप जनरली लुप्तीकरण विधि का ही हम फॉलो करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्नावली 3.3, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 तथा ध्यान दीजिएगा 2x - 4y = -24, 2x - 4y = -24। इतना को हल करें, ध्यान दीजिएगा, इतना को हल करें तथा m का वह मान ज्ञात करें, वह मान निकालें जिसके लिए y = mx + 3 हो, y = mx + 3 हो। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 है। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है। ध्यान दीजिएगा, 2x + 3y = 11 तथा 2x - 4y = -24 को हल करना है, और m का वह मान निकालना है जिसके लिए y = mx + 3 हो। m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y = mx + 3 हो, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, पहले तो इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। हल करेंगे तो x का मान पाएंगे और y का मान पाएंगे, और उसके बाद x y का मान यहाँ रख देंगे तो क्या m का मान नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, ठीक ना। तो बस वही काम करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, टू एक्स + 3y = 11। चलिए फिर से लिखते हैं, आपका 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, इसको समीकरण 2। 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। ध्यान दीजिएगा। चलिए तो पहले दोनों को हल करते हैं। हमने कहा है 5 विधियों को आपको सिखा दिए, उसके बाद हमेशा लुप्तीकरण विधि का हम फॉलो करेंगे। जहाँ क्वेश्चन में जब कह देगा, ठीक है, ऐसे तो हम बताएं कि प्रश्नावली 3.3 में कहता है प्रतिस्थापन विधि से हल करें, 3.4 में कहता है लुप्तीकरण विधि से हल करें, 3.5 में कहता है वज्र गुणन विधि से हल करें, ठीक ना।
लेकिन जनरली हम लुप्तीकरण विधि का ही फॉलो करेंगे, ठीक है। एग्जाम में ऐसा आएगा, कहेगा इस विधि से हल करें तो आप उसी विधि से हल कीजिएगा, ठीक ना। चलिए इसको बना रहे हैं। तो पहले देखिए लुप्तीकरण विधि में क्या करते हैं जी, किसी भी एक चर को लुप्त करते हैं, किसी भी एक चर को काटते हैं, ठीक ना। तो हम सोच रहे हैं x वाले को काट लें, तो x वाले को काटने के लिए हम दोनों समीकरणों में x वाला मान बराबर करेंगे, यदि वह बराबर नहीं है तब। तो यहाँ पे देख रहे हैं समीकरण 1 में भी 2x है, 2 में भी क्या है 2x है, मान बराबर है। और जब मान बराबर है तो जोड़ने या घटाने पर कट जाएगा नहीं। x वाले को बराबर करने के लिए किसी भी अंक से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका x वाला राशि दोनों समीकरणों में बराबर है, ठीक है। चलिए समीकरण 1 और 2 से चलिए 2x प्लस 3y बराबर क्या है 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है ना जी। चलिए अब यहाँ भी 2x यहाँ भी 2x, तब कटेगा जब दोनों समीकरणों में मान बराबर हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो। तो दोनों प्लस में है ना जी, इसके आगे कोई चीज नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है, दोनों प्लस में है। कब कटेगा जब एक माइनस हो जाए। तो एक को माइनस करने के लिए क्या करते हैं घटाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। तो यहाँ प्लस छिपा है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, माइनस है प्लस हो गया। अब देखिए 2x प्लस 2x माइनस कट गया, यहाँ 4y प्लस हो गया ना। तो 4y प्लस 3y क्या होगा जी 7y होगा ना। 24 का चिन्ह प्लस हो गया, तो 24 और 11 क्या होगा जी 35 होगा ना। चलिए y बराबर 35, 7 गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो 7 पचे 35, y का मान क्या आया 5। अब y के मान को समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में, x का भी मान निकल जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, ठीक ना। चलिए तो 2x प्लस 3y, ध्यान दीजिएगा 2x प्लस 3y, 3 गुणे y तब ना 3y होता है। तो 3 गुणे और y का मान कितना है जी 5 रखते हैं, बराबर कितना 11, बराबर 11, ठीक है। तो 2x प्लस 3 पचे 15 बराबर 11 होगा। चलिए अब x का मान निकालना है, तो x वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ करेंगे ना, यानी चर को एक तरफ अचर को एक तरफ। चलिए तो 2x बराबर 11, 15 प्लस में उधर जाएगा जी माइनस में, पक्षांतर करते हैं चिन्ह बदलता है ना, माइनस हो जाएगा। 2x बराबर 11 में से 15 घटेगा जी -4, 11 में से 15 घटेगा -4। चलिए तो x बराबर -4 बटे 2 आपका -2, x का मान कितना पा गए -2 और y का मान क्या मिला है 5। अब चलिए पुनः समीकरण क्या था y बराबर mx प्लस 3, हमको m का मान निकालना था ना, ध्यान दीजिएगा m का मान निकालना था। तो y का मान 5 रखिए, y का मान 5 है यहाँ पे रखिए, m गुणे x का मान क्या है जी -2 है यहाँ रखिए, प्लस 3, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 बराबर -2 गुणे m आपका -2m प्लस 3। अब m का मान निकालना है, m वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ नहीं। चलिए तो बराबर के उधर है 2m माइनस में इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, 3 ज्यों का त्यों, 5 प्लस में उधर जाएगा जी माइनस में 2m, और 3 में से 5 घटेगा जी -2। नहीं, जहां भी आ जाए छोटा घटाओ बड़ा, तो बड़े में से छोटे को घटा लीजिए और उसके आगे माइनस लगा दीजिए। 5 में से 3 घटाइएगा 2 और उसके आगे माइनस लगा दीजिए, नहीं। चलिए तो m बराबर -2 बटे 2, यह 2 गुणा में उधर गया भाग में, तो कितना जी -1। यही आपका क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता भी है। तो यहाँ वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक के आप इसे उतार सकते हैं, या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देख रहे हैं, ठीक ना, 3 का 1 देखा जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान देते रहिएगा।
अब क्वेश्चन नंबर देखा जाएगा 3 का 1। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 1। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है। यदि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात करें या निकालें। ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो इस चैप्टर में कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक ना। प्रश्नावली 3.3 में कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, 3.4 में कह रहा है लुप्तीकरण विधि से हल करें, और 3.5 में कह रहा है वज्रगुणन विधि से हल करें। ऐसा इसलिए कह रहा है ताकि इन विधियों का आपका बार बार रिवीजन हो सके और इसका कॉन्सेप्ट आपके अंदर बना रहे, ठीक ना। लेकिन एग्जाम में जब भी ऐसा भाषागत क्वेश्चन कहता है, ऐसा क्वेश्चन शब्दों में जो भी देता है, उसमें यह कभी नहीं कहता है कि इसे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें या लुप्तीकरण विधि से हल करें, समझ रहे हैं ना। ऐसा क्वेश्चन शब्दों में जो भी लिखता है तो कभी नहीं कहता है कि इस विधि से हल करें, केवल क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इसको हल करें, ठीक ना। तो हमने 5 विधियों को सिखा दिया है और कहे हैं कि उसके बाद हम लुप्तीकरण विधि का ही फॉलो करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। यदि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात करें। तो एक संख्या को हम x मानेंगे और दूसरे को क्या मानेंगे, y। चलिए लिखते हैं। माना एक संख्या बराबर x, यानी माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। पहली को हमने x मान लिया, दूसरी को हमने y मान लिया। प्रश्न से अब देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या मेरा x है, दूसरा का मेरा y है। अब इन्हीं दोनों का अंतर ना 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26। अंतर माने घटाओ, इतना घटाओ इतना बराबर 26। दोनों का अंतर किसके बराबर किए जी, 26 के बराबर किए। यहाँ पे x को बड़ा लिया गया है, y को छोटा लिया गया है, तब ना x में से y को घटाए हैं। x घटाओ y बराबर 26, यह समीकरण मेरा 1, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लिए। पुनः देखिए क्या कह रहा है, पुनः कह रहा है यदि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी हो। क्वेश्चन आपका कह रहा है ना, यदि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी हो, यह आपका उससे 3 गुना है, यह 3 गुना है, तो 3 से गुणा इसमें करेंगे तब जाके बराबर होगा। 3 गुणे y 3y हो गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यह 30 है, आई आपका 10 है, तो यह ना इससे 3 गुना है, 3 गुना यह है, लेकिन इसमें 3 से गुणा करेंगे तब ना जाके बराबर हो गया। वैसा ही कह रहा है यदि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी हो। ध्यान दीजिएगा, पहले का x है, दूसरा का क्या है जी, y है। तो यदि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी हो, यह 3 गुना है, उससे बराबर कब होगा, जब इसमें 3 से गुणा कर दीजिएगा तो बराबर हो गया। 3 से गुणा कर दिया गया, 3 गुणे y तब ना 3y होता है। चलिए, अब यहाँ से दूसरा का समीकरण मिलेगा, x प्लस में इधर आएगा हो माइनस में, और उधर कुछ नहीं बचा तो 0, समीकरण 2, ठीक है। अब चलिए हल करते हैं, लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। तो लुप्तीकरण विधि में क्या करते हैं, किसी एक चर को लुप्त करते हैं, काटते हैं। यदि हम सोच रहे हैं x वाले को लुप्त करें, x वाले को काटें, तो x वाले को काटने से पहले दोनों समीकरणों में मान बराबर करना होगा, यदि वह बराबर नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे समीकरण 1 में भी x है अर्थात 1x है, समीकरण 2 में भी x है अर्थात 1x है, माने दोनों समीकरणों में x वाला मान बराबर है। तो बराबर करने के लिए किसी भी अंक से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से 1 वाले को उतारिए, x माइनस वाई बराबर कितना जी, 26। और 2 वाला क्या है जी, x माइनस 3y बराबर 0। चलिए, तो x वाला बराबर है, लेकिन यहाँ भी x प्लस, यहाँ भी x प्लस, कब कटेगा, जब एक माइनस हो।
तो माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, नहीं घटाते हैं तब ना नीचे वाला चिन्ह बदलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घटाने पर, प्लस छिपा है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस छिपा है माइनस, नहीं। अब x प्लस आई एक्स माइनस क्या हुआ, कट गया, और 3y प्लस हो गया जी, और 3y में से 1y, y का अर्थ 1y, अब 3y में से 1y घटेगा तो यानी 2y, बराबर 26 में से 0 घटा 26, तो y का मान 26 और 2 गुणा में उधर जाएगा जी भाग में, तो y का मान क्या निकला 13, y का मान 13 हो गया। अब y के मान को समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में, x का भी मान निकल जाएगा, नहीं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखना है, ठीक ना। तो x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस वाई बराबर 26 है, x माइनस वाई का मान कितना है जी 13, y का मान 13 है बराबर 26। अब x का मान निकालना है तो x वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, 13 माइनस में उधर जाएगा जी प्लस में, तो x का मान क्या आ गया जी 3 6 9 और 2 1 3, x का मान आया 39, यानी पहल का संख्या 39 और दूसर का संख्या 13, नहीं। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए पहली संख्या बराबर 39, दूसरी संख्या बराबर 13, चाहे ऐसे लिख देंगे, इसलिए संख्याएं बराबर 39,13 आंसर, नहीं। इसलिए संख्याएं 39,13 यही आपका आंसर हुआ। कह रहा था ना कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, 39 में से 13 घटाइएगा 26 आ जाएगा। दूसरा शर्त में कहा ना कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, कहा ना, तो देख लीजिए पहले का दूसर का 3 गुना है, 13 × 39 होता है ना जी, तो यही मेरा आंसर हुआ। आप इसे उतार लीजिए। अब इसका हम लोग 3 का 2 देखेंगे, ठीक ना। चलिए मिटाते हैं। अब 3 का दूसरा देखा जाएगा, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। तीन का 2, चलिए क्वेश्चन लिख रहे हैं हम 3 का 2। देखिए 3 का 2 कह रहा है, पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 भी आई, बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन करता है, ठीक ना। 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब एग्जाम में क्वेश्चन करता है। 3 का 2 भी आई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। ध्यान दीजिए क्वेश्चन का, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें, ठीक ना। तो सबसे पहले संपूरक कोण क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक ना। 9th क्लास में भी पढ़े हम लोग, ज्यामिति में संपूरक कोण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। संपूरक कोण, इसका परिभाषा होता है जब 2 कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उन्हें एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं, ठीक ना। जब 2 कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोण है 120 डिग्री और ये कोण है आपका 60 डिग्री, दोनों को जोड़िएगा 180 डिग्री हो जाएगा ना, तो ये एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे, ठीक ना। चलिए, यानी संपूरक कोण का परिभाषा क्या है जी, 2 कोणों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री। जब 2 कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। चलिए, माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, छोटा कोण बराबर y डिग्री। मान लिया हमने बड़ा कोण x डिग्री, छोटा कोण y डिग्री। प्रश्न से
पहली बात तो दो समपूरक कोणों में, ये दोनों क्या है जी, समपूरक कोण हैं। जब ये दोनों समपूरक कोण हैं तो दोनों का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर 180, समीकरण 1 होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों समपूरक कोण हैं और दो समपूरक कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। पुनः देखिए क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़का कोण आपका x है, छोटका कोण आपका y है, तब बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़का में से छोटका के घटाइएगा तो 18 डिग्री बचेगा ना। ax माइनस वाई बराबर 18, समीकरण 2, यह डिग्री में है। चलिए अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे तो बड़ी आसान है जी, यहाँ भी x यहाँ भी x। यदि x वाले को काट रहा है तो घटाना पड़ेगा, नहीं यहाँ भी x प्लस में, यहाँ भी x प्लस में है। x वाले को काटना चाहे तो घटाएंगे, तब ना x माइनस में होगा, और तब ना हई x प्लस और हई x माइनस कट जाएगा। यदि y वाले को काटना चाहें तो यहाँ पे y वाला प्लस और यहाँ पे y वाला माइनस, जोड़ने पर ही क्या होगा, कट जाएगा। चलिए समीकरण 1 और 2 से ज्यों कहते हैं उतारिए। ax प्लस वाई बराबर 180, ax माइनस वाई बराबर 18। जोड़ने पर कौन कट रहा है जी, y वाला। यहाँ पे y वाला प्लस, यहाँ पे y वाला माइनस, जोड़ने ही पे कट रहा है, कट गया। एगो x जी, दूगो x। अब चलिए 8 में 0 जोड़िएगा, 8 8 1 9 1, तो x बराबर 198 बटा 2। 2 गुणा में इधर गया जी, भाग में 2 9 18, 2 9 18, 1 बचा फिर 18, 2 9 18। x का मान 99 आया, ठीक ना। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान आ गया 99। x क्या है जी, बड़ा कोण, यानी बड़का कोण 99 डिग्री ना। अब x का मान आप समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दीजिए, y का मान भी निकल जाएगा, यानी छोटा कोण भी निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं, ठीक ना। ax प्लस वाई बराबर क्या है, 180। x का मान क्या पाए हैं जी, 99 प्लस वाई बराबर 180। तो y बराबर, ठीक ना, 99 प्लस में उधर जाएगा माइनस में। चलिए तो 10 में से 9 घटा जी 1, 17 में से 9 घटा जी 8, ठीक ना। तो y का मान क्या निकला जी, 81, ठीक ना। इसलिए बड़ा कोण आपका क्या आया है जी, 99 डिग्री। बड़ा कोण आया है 99 डिग्री और छोटा कोण क्या आया जी, 81 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। यह दो संपूरक कोण है ना, तो दो संपूरक कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। जोड़ के देखिए 180 डिग्री होगा, 99 में 81 जोड़िएगा 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक ना। अब बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़का में से छोटका को घटाइएगा 18 डिग्री आपका बचेगा। 9 में से 1 घटेगा 8 और 9 में से 8 घटेगा 1, ठीक है। मेरा आंसर आपका सही है और यह क्वेश्चन भी आई। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर का समापन कर रहे हैं। धन्यवाद।